अनुकूल वैश्विक परिदृश्य और सामान्य से अधिक मानसून रहने की संभावनाओं के बीच चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर 7% से ज्यादा रहने की उम्मीद है। आर्थिक थिंक टैंक NCAER ने अपनी मासिक रिपोर्ट, जो कि अप्रैल अंक की आर्थिक समीक्षा है, उसमें ये उम्मीद जताई है। NCAER ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 16 साल के उच्चतम स्तर पर हैं और UPI लेन देन रिकॉर्ड स्तर पर। NCAER के महानिदेशक पूनम गुप्ता का कहना है कि सामान्य से अधिक मॉनसून के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के दौरान फिर से 7% से ज्यादा विकास दर हासिल कर सकती है। NCAER के मुताबिक GST संग्रह मार्च में 1.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो 2017 में इसके लागू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। UPI लेन देन की बात करें तो मार्च में 13.4 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो इसकी शुरुआत के बाद से सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक सकल मुद्रास्फीति फरवरी में 5.1% से घट करके अब मार्च में 4.9% रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि सालाना आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़ने वाले नए ग्राहकों की संख्या में वृद्धि रोजगार के बढ़ते अवसरों में बढ़ोतरी दिखाता है। दूसरी ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिच रेटिंग्स ने जहां भारत की विकास दर 7% रहने का अनुमान जताया है, वहीं दूसरी ओर IMF, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.8% के विकास दर का अनुमान जताया है। और फोकस में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिशिर सिन्हा, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, और प्रोफेसर अश्विनी महाजन, जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अश्विनी महाजन जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। अभी NCAER की रिपोर्ट से हमने शुरुआत की इस कार्यक्रम की, 7% की विकास दर जताई गई है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों ग्रोथ को लेकर के पक्ष और विपक्ष में इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वित्त मंत्री, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई लार्जेस्ट इकॉनमी का फास्टेस्ट ग्रोइंग होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसको एक तमगे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही कि जो ये ग्रोथ रेट अभी दिख रही है एजेंसीज में, अभी हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, उस पर आपकी क्या राय है? उसके बाद क्यों इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, केवल ग्रोथ रेट हाई ही नहीं है, लगातार जो एजेंसियां हैं उसको इम्प्रूव कर रही हैं। यानी जो पहले एजेंसी 6% बताती थी, फिर 6.5% बताना शुरू किया, 6.8% बताया, तो लगातार ये जो अनुमान है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि जो पिछले समय में अर्थव्यवस्था को लेकर के जो उपाय अपनाए गए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के लिए उपाय अपनाए गए हैं, जो बाकी क्षेत्रों के लिए हैं, वो अब फलीभूत हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मेरे जो रिसर्च के अनुसार लगातार हमारे हर क्षेत्र में जंप आ रहा है इन्वेस्टमेंट में, और हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर भी बनते जा रहे हैं। जैसे फार्मा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता लगातार अभी बढ़ रही है, उसी प्रकार से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में चाहे टेस्ला आए या ना आए, हमारे देश के जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं लगातार EVs की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, मोबाइल फोन्स के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी उत्पादन बढ़ रहा है। वो परिलक्षित होता है हमारे ओवरऑल ग्रोथ रेट में। और इसलिए और ओवरऑल ग्रोथ रेट को जब हम देखते हैं तो उसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि टैक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए कि रिकॉर्ड GST कलेक्शन की आप बात बता रहे हैं, तो ये सारे जो आंकड़े हैं वो इस तरफ इंगित करते हैं कि भारत जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वो उसका एक कारण है। एक ऐसे अर्थव्यवस्था जो फ्रेजाइल 5 में थी, आज हम टॉप 5 में आ गए हैं, तो वो उसका असर सामने दिखाई देता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है। एक राय ले लेते हैं शिशिर जी से। शिशिर जी, फ्रेजाइल 5 से कह रहे हैं टॉप 5 इकोनॉमीज में आ जाना अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है, लेकिन चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, इतनी बड़ी इकॉनमी है
और इसमें अगर कोई भी लीड करता है इसको तो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होने में हमें काफ़ी समय नहीं लगेगा। इस तरह के बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अजय, राजनीतिक बयानों पर तो मेरी कोई टिप्पणी करने का पद बनता नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए योग्य नहीं। लेकिन हाँ, अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है तो उसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी विमान की तरफ से आप देखिए इसे, एक विमान जब हवा में होता है तो उसके सामने एक टेलविंड होता है, एक हेडविंड होता है। टेलविंड का मतलब यह है कि आपको जिससे मदद मिलती है, और हेडविंड का मतलब है जो आपके लिए रुकावटें पैदा करती है, जिसकी वजह से आप जब हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो आपको टर्बुलेंस फेस करना पड़ता है। अब आपको इस समय ये समझना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो टेलविंड्स है वो काफी सकारात्मक है। चाहे वो निवेश की बात करें, चाहे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, या फिर आप अगर देखें कि किस तरीके से सेवा क्षेत्र का जो है वो योगदान है। हाँ, एक चिंता जरूर है कि कृषि के मामले में थोड़ी सी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत बुरे दौर में। अब अगर आप हेडविंड की बात करिएगा तो वहां पर देखिए जो वैश्विक संकट है, और वैश्विक संकट में हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है कच्चे तेल के भाव को लेकर के, और वो परेशानी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर असर डाल सकता है। तो अभी के समय में हम देखें तो मैं फिर से विमान की एनालॉगी को अपनाना चाहूंगा कि टेलविंड्स हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल है। हेडविंड्स जो है वो उतने मजबूती तरीके से सामने नहीं आए जो हमारी विकास की प्रक्रिया को पटरी से उतार दें। तो अभी के समय में जब हम कह रहे हैं 7%, अगर पिछले 4 साल, 4 कारोबारी साल से हुए हैं, और इस साल जो है 6.8% जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, एनसीएआर का 7% है, अलग अलग एजेंसियां 7% की बात करी, रिजर्व बैंक ने 7% की बात कही है। तो 7% के विकास दर के साथ साथ ये भी आपको देखना है कि क्षेत्रवार स्थिति क्या है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रहा है, उद्योग अच्छा कर रहा है, सेवा क्षेत्र अच्छा कर रहा है, और कृषि में थोड़ी सी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो भी कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था एक बेहतर स्थिति में अभी नजर है। कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है, लेकिन कुछ दिनों पहले जो पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने अपने एक न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री कौन है। भारत